जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इससे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर चुके हैं, हम ये समझ चुके हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। चलिए लेट्स स्टार्ट विद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अ जीपी, व्हाट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज, इट इज अ सीक्वेंस। हर एक प्रोग्रेशन सीक्वेंस होता है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स। ध्यान से सुनेंगे, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स where it is a sequence of non-zero numbers and ratio of a term and its preceding term is always same. चलिए, एपी और जीपी में डिफरेंस क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम रहता था। जीपी भी बिल्कुल ऐसी ही सीरीज है, बट जीपी में हम डिफरेंस लेने के बजाय रेशो कंसिडर करते हैं। रेशो का मतलब, सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस है A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। अगर ये AP होता, in case of AP, A2 minus A1 will always be equal to A3 minus A2 will always be equal to A4 minus A3. Term and the preceding term का difference is always same, जिसको हम नाम देते हैं D, which is common difference. आती है अब GP की। अब हम GP पे आते हैं। GP is geometric progression where ratio of term and the preceding term, term is A2 upon A1 is equals to, हमेशा सेम रहता है, term and the preceding term A3 minus A3 upon A2 is equals to A4 upon A3 and इस रेशियो को हम नाम दे देते हैं R। AP में हमने जो पढ़ा बिल्कुल सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। A is the common, A is the first term, AN is the nth term, बस क्या चीज बदलेगी? AP में हमारे पास था D which is common difference, and जब हम GP की बात कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, इट इज कॉमन रेशियो, जिसको हम डिनोट करते हैं R के साथ। अब GP की अगर आप डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में हमने लिखा है इट इज सीक्वेंस, बिल्कुल सही। इफ इट इज अ प्रोग्रेशन देन इट मस्ट बी अ सीक्वेंस। हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन होता ही, हर एक प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस, पर हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब इफ इट इज अ प्रोग्रेशन इट इज डेफिनेटली अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स। नॉन जीरो नंबर्स का मतलब, ध्यान से सुनेंगे, ये जो हमने सीक्वेंस की टर्म्स लिखी हैं, कोई भी टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए। ऑल टर्म्स मस्ट बी नॉन जीरो टर्म्स। नॉन जीरो टर्म्स क्यों? ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे कहीं पे भी जीरो आ गया, सपोज A1 इज जीरो, ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। इफ A2 is 0 not defined, A3 is 0 not defined, A4 is 0 not defined. So the first condition in GP for any sequence to be a GP, उसकी कोई भी टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए। All terms must be non zero. चल, ये हो गया GP के बारे में। तो बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ A2 upon A1 is equals to R. It means A2 is nothing but A1 times R. You can write it as A1 और हम इसको A भी लिख सकते हैं। इसका मतलब A times R। A3 की बात करते हैं। सपोज मैं लिखूं A3 upon A2 is equals to R। ये बन जाएगा A3 is nothing but A2 times R and what is A2? A2 is nothing but A times R। A into R which is AR square। अब ध्यान से देखेंगे, A3 is equals to A into R square। जो भी यहाँ पे टर्म है, R का जो पावर है वो उस टर्म से एक कम है। इसका मतलब अगर मैं पूछूं A4 will be nothing but AR raised to power 3। A is the first term and R is the common ratio. If I say A10 will be equal to AR raised to power 4, AR raised to power 9। A20 will be AR raised to power 19। ऐसे ही चलिए, चलते चलते हम पहुंच गए A raised to power n पे, which is nth term और T raised to power n।
it will be nothing but a raised to power n minus 1. So what is nth term of a GP? Next आ जाता है nth term of GP. nth term of AP was a plus n minus 1 into d. nth term of GP is equal to ar raised to power n minus 1. This is the nth term of the GP, where again a is the first term and r is your common ratio. And common ratio कैसे निकलती है? टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इज योर कॉमन रेशियो. बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है. तो दिस वाज आवर व्हाट इज जीपी एंड व्हाट इज nth टर्म ऑफ जीपी. इसको आप नोट करेंगे. इसके बाद हम अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. आपको याद होगा जब हम एपी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था अगर कभी क्वेश्चन आता है चूज sum of 3 terms of an AP, sum of 4 terms of an AP, sum of 5 terms of an AP. अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको कभी आ जाए जीपी में, अगर इस तरीके का क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ 3 terms of GP, प्रोडक्ट ऑफ 4 terms of GP, प्रोडक्ट ऑफ 5 terms of GP, तो आप हाउ विल यू सिलेक्ट टर्म्स इन जीपी. अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी. जैसे हमने एपी में टर्म्स की सिलेक्शन की थी वैसे ही हम कर रहे हैं हाउ कैन यू सिलेक्ट टर्म्स इन अ जीपी. किस केस में? याद रखना ये सिर्फ प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है. जैसे जब हम एपी में कर रहे थे तो वो हमेशा सम के लिए वो क्वेश्चन ज्यादा, अगर ये सिलेक्टिंग टर्म्स इन अ जीपी कर रहे हैं तो ये जो हम बता रहे हैं, ये जो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी, वो प्रोडक्ट के लिए ज्यादा यूजफुल है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कम हो जाती है. सेम व्हेन वी वर स्टडीइंग एपी, तो हमने जो टर्म सिलेक्ट की थी वो किस केस के लिए हम कह रहे थे? व्हेन यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन if the sum of 4 terms of AP, if the sum of 5 terms of AP, तो वो AP में सम के केस में था और GP में वो प्रोडक्ट के केस में ये चीजें यूज होंगी. सपोज अगर आपके पास है नंबर ऑफ टर्म्स, सपोज नंबर ऑफ टर्म्स कहता है प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन ऑफ अ जी. 3 टर्म्स है तो आप टर्म्स क्या लोगे? अगर 3 टर्म्स है तो हमेशा याद रखना टर्म्स आएंगी a अपॉन r, a इंटू r. अब कॉमन रेशियो देख लीजिए ar अपॉन a इज इक्वल टू r. तो आपका कॉमन रेशियो क्या बन गया? कॉमन रेशियो आपका बन गया r. a अपॉन r, जब आप इसको सॉल्व करेंगे a अपॉन r, ये a कैंसिल हो जाएगा और r इधर आ जाएगा. आपका कॉमन रेशियो अगेन बन जाएगा r. तो ये है व्हेन द क्वेश्चन सेज प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी. नेक्स्ट अगर आ जाए प्रोडक्ट ऑफ 4 टर्म्स ऑफ अ जीपी, तो आप कैसे करेंगे? ध्यान से देखेंगे. इफ प्रोडक्ट इज 4 टर्म्स तो आपका टर्म आ जाएगी ar क्यूब a अपॉन r क्यूब. ध्यान से देखेंगे अगर 4 टर्म्स आ जाए प्रोडक्ट ऑफ 4 टर्म्स विल बी ar, a अपॉन r, ar क्यूब एंड a अपॉन r क्यूब. इस केस में आप खुद कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज कॉमन रेशियो. ये बन जाएगा ar क्यूब अपॉन ar, a और a सेम पावर है कैंसिल हो जाएंगे. ar क्यूब अपॉन r रेज़ पर 1, आंसर विल बी r स्क्वायर. तो कॉमन रेशियो आ जाएगा r स्क्वायर. आप इन दोनों में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कॉमन रेशियो. a अपॉन r अपॉन ar अपॉन r, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाके r स्क्वायर बन जाएगा. सेम गोस फॉर दिस a अपॉन r क्यूब. ये r क्यूब इधर चला जाएगा, ये a इधर आ जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा r क्यूब अपॉन r इज नथिंग बट r स्क्वायर. दिस इज व्हेन यू हैव टू चूज 4 टर्म्स, व्हेन यू हैव टू सिलेक्ट 4 टर्म्स ऑफ अ जीपी. नेक्स्ट है
टू सिलेक्ट 5 टर्म्स। अगर आपको 5 टर्म्स सिलेक्ट करनी है किसी जीपी में, हमेशा अगर आपका नंबर ऑड है तो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेते हैं। अब लास्ट भी हमने यही देखा था, इफ नंबर इज ऑड ऑलवेज टेक कंसेक्यूटिव टर्म्स। अगर नंबर इवन हो जाए तो आप कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं ले सकते, क्योंकि कंसेक्यूटिव कैसे बनेंगे ध्यान से देखेंगे, ए आर, ए अपॉन आर, ए अपॉन आर स्क्वायर, ये तीनों तो सेम आ गई, ये ए एक्स्ट्रा बच गया, ये आर ए अपॉन आर स्क्वायर बन गया, ये ए अपॉन आर, ये ए आर, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, 2 टर्म्स एक्स्ट्रा बच जाएंगी। बिल्कुल वही कैलकुलेशन बढ़ाने वाली बात। हम ये टर्म्स किस तरीके से सिलेक्ट करते थे, मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, आप 2 वेरिएबल के साथ नहीं करना चाह रहे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि 2 में से एक वेरिएबल बिल्कुल खत्म हो जाए। अगर मैं टर्म्स इस तरीके से सिलेक्ट करती हूं, ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बट ये दोनों हमारे पास फिर बच जाएंगे। और अगर ये दोनों बच गए तो आपका जो वेरिएबल है आर स्क्वायर वो तो रहा, हमारा जो पर्पस था कि 2 वेरिएबल में से सिर्फ एक वेरिएबल बच जाए, वो पर्पस कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए, इफ देयर आर 5 टर्म्स अगेन, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आप जो टर्म सिलेक्ट करेंगे वो हमेशा कंसेक्यूटिव टर्म्स ही होंगी। ए आर, ए अपॉन आर, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, कंसेक्यूटिव टर्म्स आ गई। ए आर स्क्वायर, आर और आर कैंसिल हो जाएगा, ये आर ये इस आर से कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इन शॉर्ट आपका पूरे क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करेंगे तो एक वेरिएबल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, विच इज आर। हम टर्म्स लेते ही इस तरीके से हैं कि मेरे 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल खत्म हो जाए। इसीलिए व्हेन टर्म्स आर ऑड यू विल टेक टर्म्स इन अ कंसेक्यूटिव ऑर्डर। अगर टर्म्स इवन है तो आप इस तरीके से लें कि हमेशा एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए और आपका सिर्फ एक वेरिएबल बच जाए। चलिए, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अगेन यहां से आपको देख के पता चल गया होगा कॉमन रेशियो इज आर, क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो रेशियो आ जाएगा आर। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एपी किया था, वैसे ही जीपी की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जीपी। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में जब हम एपी की प्रॉपर्टीज कर रहे थे तो हमने एपी की फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बिल्कुल सेम जो एपी में पढ़ रहे हैं वही मिलती जुलती प्रॉपर्टीज हम जीपी में पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, अगर आप एपी की सारी टर्म्स में से कोई एक कांस्टेंट टर्म प्लस या माइनस करें तो आपका जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनता है दैट इज एन एपी, और कॉमन रेशियो कभी भी नहीं चेंज, कॉमन डिफरेंस कभी भी नहीं चेंज होता है। सेम इज द प्रॉपर्टी फॉर जीपी, बट क्या डिफरेंस है, इफ अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड or divided to the terms of GP, the resulting sequence will be a GP. The resulting sequence will be a GP. Resulting sequence GP होगा with same common ratio, with same common ratio. सपोज आपके पास कोई एक जीपी है, अगर आप उस जीपी की टर्म्स को किसी एक कांस्टेंट के साथ, अब ध्यान रखेंगे जब भी हम कह रहे हैं कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज अ नॉन जीरो नंबर। कांस्टेंट इज ऑलवेज अ नॉन जीरो नंबर। सपोज आपके पास कोई जीपी है a1, a2, a3, a4, a5 एंड सो ऑन, और मैं कहूं इसका जो रेशियो है, कॉमन रेशियो है दैट इज r। If I multiply each term of this GP with constant which is 2, suppose resulting number बन गया B1, B2, B3, B4, B5 and so on, तो ये जो नया सीक्वेंस बना this will be a GP
एंड इसका जो रेशो होगा दैट विल बी आर। ये आप बड़े सिंपल से एग्जांपल्स लेके चेक कर सकते हैं। कोई भी एक एग्जांपल ले लें। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32। इसका कॉमन रेशो आप देखें 4 डिवाइडेड बाय 2 2, 8 डिवाइडेड बाय 4 2, 16 डिवाइडेड बाय 8 2, 32 डिवाइडेड बाय 16 इज अगेन 2। ठीक है जी, तो कॉमन रेशो जो आ गया दैट इज 2। अब आप इसको एक नंबर से डिवाइड कर दें विच इज कांस्टेंट 2। 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 2, 4, 8, 16, again 2 divided by 1 2, 4 divided by 2 2, 8 divided by 4 2, 16 divided by 2 2। again ratio is same and the sequence जो सीक्वेंस नया बना है that is still a GP। तो ये था हमारा GP का फर्स्ट रूल। if you divide any term of GP, if you divide all terms of GP with a non-zero constant, then the resulting sequence will be a GP with the same common ratio। next is if we take reciprocal of all terms of a GP, then the resulting sequence will also be a GP। resulting sequence will also be, अगर एक जीपी है आपके पास, उसकी टर्म्स को आप रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल कर दो मतलब सपोज एक सीक्वेंस है, एक एग्जांपल लेते हैं। सीक्वेंस अगेन यही सीक्वेंस 2 4 6 8, दिस इज अ जीपी, दिस फॉर्म्स अ जीपी 2 4 6 8। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, तो क्या ये भी जीपी बनेगा? करके देख लेते हैं। जीपी कैसे बनता है? 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, आपको पता है ऐसे मल्टीप्लाई होता है 2, 2/4 बन जाएगा। 2/4 इज नथिंग बट हाफ। अगेन आप करेंगे 8 and 16, 8 and 16, अगेन 1/8 अपॉन 1/4, 4 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, दिस इज अगेन 1/2। इसका जो कॉमन रेशियो आएगा दैट इज 2, बट बना तो ये क्या, अगर रेशियो सेम है इसका मतलब जीपी तो बन ही गया। मतलब A2, A3, A4 if these are in GP, तो अगर मैं 1/A, 1/A2, 1/A3, 1/A4 करूं तो this will be also a GP। Reciprocal of terms of a geometric progression also forms a geometric progression। चलिए इसको नोट करेंगे। अब आएंगे हम थर्ड रूल पर। थर्ड प्रॉपर्टी जीपी की कहती है इफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी आर रेज्ड टू द सेम पावर, अगर आप जीपी की टर्म को सेम पावर के साथ, हर एक को सेम पावर के साथ रेज टू द कर दो, रेज टू द सेम पावर, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस also forms a GP। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके खुद देख सकते हैं। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लें सिंपल, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था। इसका मतलब ये है सपोज कोई टर्म्स है A B C D, दीज आर इन जीपी। अगर आप इनको सेम रेज टू द पावर कर दें, लेट्स से A रेज पर हाफ, B रेज पर हाफ, C रेज पर हाफ एंड D रेज पर हाफ, अगर ये जीपी में है तो अगर आप हर एक टर्म को सेम पावर के साथ बढ़ा दें, हर एक टर्म की पावर को सेम कर दें, then the resulting sequence will also forms a GP। resulting sequence भी क्या बन जाएगा? GP बन जाएगा। चलिए इसको आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फोर्थ रूल पर। बिल्कुल ऐसा ही सेम रूल हमने एपी में किया था। आपको याद होगा हमने एपी में पढ़ा था इफ यू हैव अ फाइनाइट एपी,
एक फाइनाइट सीक्वेंस है। फाइनाइट सीक्वेंस मतलब जहां पे आपको लास्ट टर्म गिवन है, ये था A1, A2, A3, A4, लेट्स से A7, या हम इसको लिख लेते हैं A5, A6। दिस वाज अ जीपी, AP। अगर ये AP थी, आपको याद होगा हमने पढ़ा था AP में फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल था? टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड। A2 का यहां से जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस A5 का भी यहां से है, विल बी इक्वल टू A2 प्लस A5 विल बी इक्वल टू A3 प्लस A4। ये हमने रूल पढ़ा था AP, हमने ये रूल AP में पढ़ा था। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम विल बी इक्वल टू sum of terms equidistant from the beginning and the term equidistant from the last। रूल फॉर्मूला क्या था? a के प्लस a टाइम्स n माइनस k माइनस 1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू a1 प्लस an। यही फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे, a के प्लस an माइनस k माइनस 1 इज इक्वल्स टू a1 प्लस a। a2 प्लस a5 विल बी इक्वल टू a3 प्लस a4 विल बी इक्वल टू a1 प्लस a6। बिल्कुल सेम रूल हमारा जीपी के में भी एप्लीकेबल है, बट जैसे हम एपी में कह रहे थे सम ऑफ टर्म्स, जीपी में होता है प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। क्या डिफरेंस है? इन अ फाइनाइट जीपी, एक फाइनाइट जीपी अगेन जब भी आएगा फाइनाइट एपी, फाइनाइट जीपी, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जो लास्ट टर्म है वो आपको पता होगी, इनफाइनाइट जीपी नहीं होगी। In a finite GP, product of terms equidistant from the beginning आप इसको नोट कर लेंगे। sum of terms equidistant from the beginning sum of terms equidistant from the beginning and end, product of terms equidistant from the beginning and end will always be equal to product of first and last term, product of first and last term। बिल्कुल वही रूल जैसा हमने एपी में पढ़ा था वही रूल है, बस एपी में वो टर्म्स प्लस हो जाती हैं और जीपी में वो टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सपोज ये है A1, A2, A3, A4, A5, A6। A1 into A6 will be equal to A2 into A5 will be equal to A3 into A4। जितना जो टर्म बिगिनिंग से जितनी दूर है, यहां से जो टर्म जितना उसका डिस्टेंस एंड से है, मतलब इक्विडिस्टेंट होना चाहिए बिगिनिंग और इक्विडिस्टेंट होना चाहिए एंड से, तो दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आवर फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। एपी और जीपी के मैक्सिमम रूल्स सेम हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एपी में हमेशा प्लस या माइनस होगा और जीपी में जो हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं। यही हमने रूल्स पढ़े थे एपी और जीपी के लिए, यही हमने रूल्स पढ़े थे एपी में, बिल्कुल सेम रूल्स हम पढ़ रहे हैं जीपी में। अब लास्ट रूल जो था बड़ा सिंपल रूल था। सपोज आपके पास, अगेन यही रूल हमने जीपी एपी में भी पढ़ा था। सपोज आपके पास एक जीपी है A2, A3, A4, A5, A6, A7, ये जीपी है। अगर आप इसमें टर्म सिलेक्ट करते हैं एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल मतलब कि अगर आपने एक टर्म को स्किप किया है तो हर बार आपने एक टर्म को स्किप करना है। अगर आपने एक एपी की कुछ टर्म को सिलेक्ट किया है, और किस तरीके से सिलेक्ट किया है कि वो एक रेगुलर पैटर्न पे आपने टर्म्स को उसमें से चूज किया है, तो हमने कौन सी टर्म्स को चूज किया? A1, A3, A5 एंड A7। हमने इन टर्म्स को चूज कर लिया। अब आपसे कोई पूछे तो क्या ये टर्म्स एपी फॉर्म करती हैं? जी बिल्कुल फॉर्म करती हैं। और अगर ये जीपी होता और अगर हम जीपी की टर्म्स को
एक रेगुलर इंटरवल पे चूज करते और उसमें से एक नया सीक्वेंस बनाते, तो फाइनल जो हमारा सीक्वेंस बनता वो भी क्या बनता, वो भी एक जीपी बनता। बिल्कुल सेम जैसे हमने एपी में पढ़ा है वैसे ही हम जीपी में भी पढ़ रहे हैं। If the terms of given GP are chosen at regular interval, then the new sequence formed will also form a GP. अब आप इन रूल्स को याद रखेंगे और जीपी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे what is the sum of terms of a GP, और जैसे हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था वैसे ही how we will calculate geometric mean and how to find different terms between two terms in a GP। सपोज आपके पास जैसे हमने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया था और दो टर्म्स के बीच आपको डिफरेंट टर्म्स इंसर्ट करनी थी, किस तरीके से इंसर्ट करनी थी, सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी। वैसे ही हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी इंसर्ट डिफरेंट टर्म्स इन बिटवीन टू टर्म्स ताकि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बने वो जीपी बने। थैंक यू।